तो श्रीलंका की सरकार ने ऐसे क्या कदम उठाए जिस चक्कर में ये सारी जो दोनों समुदाय के बीच में टकराव थी वो और ज्यादा बढ़ी। यहाँ पे लिख देते हैं कदम। पहला कदम था दोस्तों 1956 में, जब एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिन्हली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। राजभाषा घोषित कर दिया इन्होंने। दूसरा कदम इन्होंने ये उठाया दोस्तों कि जो विश्वविद्यालय थे और जो नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिलती थी, उसमें इन्होंने सिन्हाली बोलने वाले लोगों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया और जो तमिल थे उनको दरकिनार कर दिया। उनको जो भी अगर अपॉर्चुनिटीज थी उनके सामने कि नौकरी मिल जाए या विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाए, तो ये सब चीजें उनको मिल नहीं पाती थी। ऐसे में दोस्तों कैसा लगेगा अगर आप सोचिए, अगर आप ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे आप तमिल हैं, तो आपको अच्छा तो लगेगा नहीं इस चीज को देख के। तो यही हुआ, लिख देते हैं पहले। प्राथमिकता मिलने लगी, मिलती थी सारे सिन्हली लोग। और तीसरा कदम इन्होंने ये उठाया कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था, जो हम दूसरी स्लाइड में पढ़ते हैं अभी। एक नए संविधान ने निर्धारित किया कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा और उसे बढ़ावा देगा। तो ये सारी चीजें जो थी दोस्तों, इस चक्कर में जितने भी तमिल थे उन्हें ये लगने लगा कि हमारे न धर्म को मान्यता दी जा रही है, न हमारी भाषा को मान्यता दी जा रही है, हमें धीरे धीरे करके हम पे दबाव बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में जो तमिल थे उन्होंने क्या कदम उठाए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो श्रीलंकाई तमिलों ने जो अपनी ही राजनैतिक पार्टियां बनाना स्टार्ट कर दिया और तमिल को राजभाषा बनाने के लिए उन्होंने संघर्ष चालू किया अपना। क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। फिर 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल एलम की मांग रखी जा चुकी थी। तो एलम का मतलब होता है राज्य, जिसे अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं। ये चाहते थे कि इनको धीरे धीरे अगर ये किनारे हटा ही रहे हैं तो ठीक है, अब इनको एक अलग देश ही बना के दे, एक अलग राज्य दे दे। बट इसके बाद हमारी जो सिन्हली सरकार थी ये तो बहुत अच्छी है नहीं, इन्होंने तमिलों की इस मांग को एकदम बेदखल कर दिया। श्रीलंका में संघर्ष का परिणाम, अब ये जितनी भी मांगे रख रहे थे वो पूरी हो नहीं रही थी। तो इसके बाद प्रमाण ये हुआ कि श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति बन गई और तमिलों और सिन्हल के बीच तनावपूर्ण संबंध गृह युद्ध में समाप्त हो गए। दोनों समुदाय के हजारों लोग मारे गए। इसका परिणाम ये था कि ना सिर्फ ऐसा हुआ कि हजारों लोग मारे गए दोनों समुदायों के, बहुत ज्यादा आर्थिक और समृद्धि पे भी काफी असर पड़ा था और आर्थिक नुकसान हुआ था। तो गृह युद्ध ने श्रीलंका के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। अब गृह युद्ध दोस्तों जब ये होता है कि जब दो समुदाय के लोग एक देश में रहकर दो समुदाय के लोगों के आपस में इतना ज्यादा टकराव बढ़ जाता है कि एक युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। इसकी नीचे परिभाषा दी गई है, किसी देश के भीतर विरोधी समूह के बीच एक हिंसक संघर्ष जो इतना तीव्र हो जाता है कि एक युद्ध जैसा प्रतीत होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर आखिर में आपने देखा कि कैसे बेल्जियम और श्रीलंका दो देश थे जो एक ही तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, लेकिन दोनों का इस चीज से निपटने का तरीका काफी अलग था। तो हम कॉपी वगैरह अगर लेके बैठे हैं तो उसमें बीच में लाइन खींचकर और दोनों तरफ के पॉइंट्स लिख सकते हैं कि क्या डिफरेंस थे। वे दोनों लोकतंत्र हैं, लेकिन सत्ता के बंटवारे से निपटने का उनका तरीका अलग था। तो कैसे अलग था हम ये देखते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका के बीच तुलना। तो बेल्जियम में हुआ ये दोस्तों, एक बार ना बना ही देती हूँ, ये है बेल्जियम और श्रीलंका।
तो बेल्जियम के जो नेता थे उन्होंने काफी समझदारी से काम किया, जैसे हमने पढ़ा था बेल्जियम की समझदारी में। तो उन्होंने काफी समझदारी से काम लिया और जितने भी मसले आ रहे थे उनके सामने, जो भी तनावपूर्ण स्थिति उनके सामने आ रही थी, उसको हैंडल किया उन्होंने। जो दोनों समुदाय थे उनको एक समान का व्यवहार किया उनके साथ और उनको सम्मान दिया, उन्हें एक तरह की ताकि एकता बनी रहे, इसलिए उन्होंने दोनों को एक जैसा समझा। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो श्रीलंका में आते ही, जब श्रीलंका जब स्वतंत्र हुआ तो आते ही सिंहली लोगों ने अपना राज्य बना लिया और सारी उनको प्राथमिकता दी गई हर चीज में, और जितने भी तमिल थे उनको दरकिनार कर दिया गया। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से श्रीलंका में फिर अंत में गृह युद्ध हो गया। तो ये था बेल्जियम और श्रीलंका के बीच की तुलना, और यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है दोनों देशों की। अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है, किस लिए जरूरी है, इसके दो कारण है। तो पहला कारण है हमारा युक्तिपरक। जो युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लगभग परिणामों पर जोर देता है। ये जो कारण है ये परिणामों पर जोर देता है। और जो नैतिक तर्क है हमारा, जो दूसरा हमारा कारण है, वो जो है वो बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। ये जो है आत्मा है, एक तरह से देखा जाए तो ये अंदर की चीज को बता रहा है। पहले हम पढ़ेंगे युक्तिपरक तर्क के बारे में। मैं एक बार अच्छे से बता देती हूँ आपको। युक्तिपरक, तो इसमें काफी कारण है, मतलब इसके पॉइंट्स हैं, ये आप नोट कर लीजिए। मैं फ्लो चार्ट में बता देती हूँ। तो सबसे पहले लिखते हैं, अब हुआ ये दोस्तों कि सत्ता के बंटवारे में समूहों के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर सत्ता का अच्छे से बंटवारा कर दिया जाए, उसकी साझेदारी की जाए, तो दो जो समूह हैं उनके बीच में टकराव की जो आशंका है वो काफी कम हो जाती है। इससे जो व्यवस्था है हमारी वहां की, उसमें स्थिरता बनी रहती है, देश की व्यवस्था में। तीसरा पॉइंट ये है कि देश में इससे न केवल स्थिरता लेकिन एकता भी बनी रहती है, और बहुसंख्यक जो हमारा जो भी बहुसंख्यक समुदाय है वो अल्पसंख्यक समुदाय पर दबाव नहीं डाल सकता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है वो सब, वो आप देख लीजिएगा। बाकी फिर नैतिक तर्क बताती हूँ मैं। तो नैतिक तर्क को भी हम आराम से एक फ्लो चार्ट के उसमें समझेंगे ताकि आपको याद रहे कि पॉइंट्स क्या क्या लिखने होते हैं। तो सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। इसके बिना जो लोकतंत्र है वो अधूरा है, एक तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं। तो नैतिक तर्क, तो लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे का प्रभाव सभी पर पड़ता है। प्रभाव सभी पर पड़ता है, इसलिए अगर लोकतंत्र में कुछ भी नियम कायदे बनाए जा रहे हैं या कुछ भी महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो फिर हमको पूरा हक है कि हम उसका एक हिस्सा बने, उसमें भागीदार हो। सभी एक हिस्सा है, लोकतंत्र का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। अब हम लोकतंत्र के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र के ये 4 सिद्धांत हैं, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहला सिद्धांत है कि लोग सभी राजनीतिक सत्ता के स्रोत हैं। ठीक है, तो सभी जो लोग हैं ये राजनीतिक पावर जो सत्ता है उसके एक पार्ट है, उसका एक स्रोत है। ठीक है,
वे स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से स्वयं शासन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जितनी भी संस्थाएं हैं, हम हम शासन, अगर हम वोट देते हैं, अगर हम मतदान करते हैं, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और इसलिए हम जो व्यवस्था है उसका एक हिस्सा है। समाज में मौजूद विविध समूहों और विचारों को सम्मान दिया जाता है। तो अगर इतने सारे लोग हैं, जैसे भारत देश देखिए, काफी जनसंख्या है, अगर इतने सारे लोग हैं तो सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, सबकी अलग अलग सोच हो सकती है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इस सभी की सोच को सम्मान दिया जाता है और सबको हक होता है अपनी सोच आगे रखने का। सार्वजनिक नीतियों को आकार देने में सभी की समान हिस्सेदारी है। तो जो भी नीतियां बन रही हैं, जो भी प्रणालियां सामने आ रही हैं, उसमें सभी अपना हिस्सा देते हैं। सभी की जो सोच है वो महत्वपूर्ण होती है उसमें, और सभी उसमें हिस्सेदार हैं। इसके बाद 4 रूपों के बारे में पढ़ेंगे। इस पे क्वेश्चन आता है तो इस पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता के बंटवारे के 4 रूप। तो बना देती हूँ मैं एक बार। वैसे तो यहाँ पे अच्छे से बना ही हुआ है, एक बार और। एक तो पहला रूप हो गया अंगों के बीच में जो, विभिन्न अंगों के बीच में जो शक्ति साझा की जाती है। अब इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे की स्लाइड में। पहले मैं लिख देती हूँ बेसिक 4। एक हो गया अंगों पे, एक हो गया विभिन्न स्तरों पे, एक हो गया हमारा विभिन्न समूहों में, और चौथा हो गया हमारा जो राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी होते हैं। तो राजनीतिक दल, आंदोलनकारी और दबाव समूह, समझ जाइएगा। तो ये हो गए हमारे 4 रूप, और ये जो चारों रूप है इनको हम और आगे पढ़ते हैं कैसे क्या होता है इनमें। तो पहला हो गया हमारा क्षैतिज साझाकरण। सरकार के विभिन्न अंगों को एक ही स्तरों पर विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। इसे हॉरिजॉन्टल शेयरिंग कहते हैं, जो कि क्षैतिज साझाकरण, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही स्तर पर है। जो अंग है ये एक ही स्तर पर है, कोई ऊपर या कोई नीचे नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। तो ये तीनों देखिए एक ही स्तर पर है। प्रत्येक अंग दूसरे की जांच करता है। तो क्योंकि कोई भी अंग दूसरे अंग के बिना अधूरा है, और सारे जो अंग है वो एक दूसरे की जांच करते हैं, तो इसे हम चेक और बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर वितरण, जो कि वर्टिकल शेयरिंग कहलाता है अंग्रेजी में। तो इसमें दोस्तों होता ये है कि ये अलग अलग स्तरों पे होते हैं, अलग अलग लेवल्स पे होते हैं, इसलिए इसको वर्टिकल शेयरिंग कहते हैं। नगर पालिका और पंचायतें ही इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। तो सबसे ऊपर आ गई हमारी केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है केंद्रीय सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार, फिर उसके नीचे नगर पालिका, और सबसे नीचे ग्राम पंचायत आ जाती है इसमें हमारी, जो लोकल लेवल पे होती है। उसके बाद सामाजिक समूह, ये हमारा तीसरा फॉर्म है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषाई और धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। तो हम देखते हैं हमारे समाज में विभिन्न अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, धर्म के हिसाब से अलग, और जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो काफी तरीके से विभाजन किया गया लोगों का। तो इन सारे ये जो सारे समूह हैं, ये भी एक सत्ता का बंटवारा किया जाता है इनके बीच में। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है, इस पर ध्यान दीजिए। तो जैसा कि देखा गया है, बेल्जियम में भी अल्पसंख्यक लोगों को हटाया नहीं था, उन्हें भी सत्ता की साझेदारी करवाई थी उनके साथ, उन्हें एक हिस्सा माना गया था सत्ता सरकार का। और इसलिए भारत देश में भी जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो जैसे हम कहते हैं कि माइनॉरिटी ग्रुप्स, तो वो जो है उनको भी सत्ता में एक समान वो साझेदारी, उनको एक समान साझेदारी मिलती है।
राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलन। अब देखिए दोस्तों, एक तरीका होता है सरकार में शासन करने का, जो कि प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है, वो होता है राजनीतिक दलों के द्वारा। अगर हम राजनीतिक दलों को देखा जाए तो उदाहरण के रूप में भाजपा, कांग्रेस, ये सारे हमारे राजनीतिक दल हैं, हमारी पार्टियां हैं, तो ये डायरेक्टली सरकार बनाती है। फिर इसके बाद हमारे आते हैं आंदोलनकारी और दबाव समूह। ये जो है ये अप्रत्यक्ष तरीके से इनडायरेक्टली सरकार पर दबदबा बनाए रखती हैं ताकि मांगे पूरी हो लोगों की। तो जो आंदोलनकारी है वो तो आपने सुना ही होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपकू मूवमेंट वगैरह का, तो ये आंदोलन में आ जाते हैं हमारे। दबाव समूह में भी अब नर्मदा बचाओ आंदोलन को एक दबाव समूह मान लिया गया है। दबाव समूह के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, लोगों का समूह जो अपने सामान्य हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए सक्रिय रूप से संगठित होते हैं। समझ गए, काफी क्लियर था ये। अब हम दोस्तों आ जाते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पे हमारा पूरा अध्याय खत्म हो चुका है। अब हम प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से प्रश्न दिए गए हैं, उनको एक आसान तरीके से हम लेकर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे के 4 विभिन्न प्रकार कौन से हैं? क्या आप प्रत्येक के लिए एक उदाहरण सोच सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल सोच सकते हैं हम। हमने अभी ये अध्याय पढ़ा है, हमने 4 विभिन्न प्रकारों के बारे में अभी पढ़ा है, तो हम उसके बारे में लिखते हैं। से पहला प्रकार हो गया हमारा विभिन्न अंगों के बीच। इसका हमने उदाहरण देखा था, वो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका वाला। फिर दूसरा हो गया हमारा विभिन्न स्तरों के बीच। इसमें सबसे पहले आ गई केंद्र सरकार, फिर राज्य, फिर नगर पालिका वगैरह, नगर निगम, और फिर पंचायत। ये हमारे स्तरों के बीच हो गया। फिर तीसरा था हमारा विभिन्न समुदायों के बीच और विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों के बीच, विभिन्न धर्मों के बीच। तो इसमें उदाहरण के लिए ले लीजिए हिंदू, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान लोग, वो सब। फिर हो गया चौथा हमारा दबाव समूह। दबाव समूह में हमने लिख दिया नर्मदा बचाओ। फिर जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज थी उसमें हम लिख देते हैं भाजपा वगैरह का। ठीक है, तो ये आप एक बार रेफरेंस ले लीजिएगा स्लाइड्स में से और फिर कर लीजिएगा और अच्छे से। दूसरा प्रश्न है, जबकि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में विविध जातीय रचनाएं हैं, बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता साझाकरण के बीच क्या अंतर है? तो इस चीज को दोहराने की शायद जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ इस चीज को आपको कि बेल्जियम ने किस तरह से सत्ता का साझाकरण किया और किस तरह से श्रीलंका ने सत्ता का साझाकरण किया। ये बीच में भी एक बार आया था बेल्जियम और श्रीलंका की तुलना के बारे में, तो आप उसमें से रेफरेंस लेके देख लीजिएगा। फिर तीसरा प्रश्न है, सत्ता के बंटवारे के लिए युक्तिपरक और नैतिक तर्क के क्या कारण है? क्या आप भारतीय संदर्भ में प्रत्येक का उदाहरण दे सकते हैं?
युक्ति परक और नैतिक तर्क। तो ये जो कारण वाला था ये तो पीछे स्लाइड्स में है ही, बाकी मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ इसमें। ये है आरक्षण जो करते हैं, ये युक्ति परक में आ जाएगा, और नैतिक में आ जाएगा हमारा सत्ता का केंद्रीकरण, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंग्लिश। यहाँ पे हमारे प्रश्न खत्म होते हैं। अब एक बार फिर से हम गो थ्रू करते हैं कि हमने क्या पढ़ा, तो आइए दोहराते हैं। तो कहानी शुरू हुई थी कि सत्ता क्या है, सत्ता का साझाकरण कैसे किया जाता है और क्यों आवश्यक है, यह सब हमने पढ़ा। कहानी में हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा और हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि कैसे बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी करी और कैसे श्रीलंका ने उसको किनारे कर दिया और उस चक्कर में श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया। तो इससे हमें ये समझ पड़ता है दोस्तों कि सत्ता का साझाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर किसी देश ने इस चीज को महत्वता नहीं दी तो गृह युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती हैं। ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको आसान भाषा में बता दिया है। बाकी भारत एक साथ है, संघों का एक उदाहरण है। विभिन्न स्तरों पर सरकारों के साथ साथ समान स्तर पर सरकार के अंगों के बीच शक्तियों को साझा किया जाता है। तो ये साझाकरण के बारे में ही है। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में यही आपका जो पहला अध्याय था वो खत्म हो चुका है। थैंक यू।